कास्टिज्म पे। क्या? कास्टिज्म, जातिवाद। अच्छा। बड़ा आजकल हो हल्ला है जातिवाद का। हम महान, हमारी जाति महान, तो हमारी जाति महान, हम उनको दबा देंगे, हम उनसे छीन लेंगे, हम उनसे छीन लेंगे, हमारे ज्यादा नंबर्स हैं, हमारे ज्यादा नंबर्स हैं। पर जाति जाति करते करते हम लोग पीछे भी मनुष्य होना भूल गए थे, और अब भी मनुष्य होना भूल रहे हैं। अब हम सिर्फ एक जात बन के रह जा रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी सिर्फ एक जात से रह जा रही है। हम कौन हैं एज ए पर्सन, इंसान, वो भूलते जा रहे हैं। पीछे गलतियां की लोगों ने, और गलती होने का एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल रीजन था। जब मानवता विकसित हुई तो धीरे धीरे सोसाइटी कैसे हो, समाज का गठन कैसा होना चाहिए, समाज कैसे ठीक तरीके से चलेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग, जो वो समय था आज से करीब 5,000, 8,000, 10,000 साल पहले, उस समाज के जो थोड़े से अग्रणी लोग होंगे, उन लोगों ने बैठ करके एक व्यवस्था बनाई कि इस व्यवस्था से अपन चलेंगे तो समाज का जो ताना बाना है वो बैठा रहेगा एक जगह। उस ताने बाने में किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई, किसी को पठन पाठन की जिम्मेदारी दी गई, किसी को अध्यात्म की जिम्मेदारी दी गई, किसी को लड़ने मारने रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई, किसी को व्यवसाय की जिम्मेदारी दी गई, किसी को कृषि की जिम्मेदारी दी गई, किसी को कोई दूसरा काम हजाम बनाने की जिम्मेदारी दी गई, किसी को लोहा कूटने की जिम्मेदारी दी गई। तो वो धीरे धीरे करके ना पारिवारिक व्यवसाय बनता गया। पहले तो पारिवारिक व्यवसाय बाय चॉइस बनता गया कि ठीक है, ये तो मेरा घर का काम है ना, मतलब अगर मेरे पापा की लोहा कूटने की मशीन है तो वो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। मैं भी आया और तुरंत उठा करके लोहा कूटना शुरू कर दिया। मेरे को ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना ही मेरे को एक दूसरा ट्यूटर चाहिए, टीचर चाहिए जो मेरे को आकर के सिखाए कि लोहा कैसे कूटते हैं। सब कुछ जितनी भी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं एक स्किल सीखने के लिए, रोजगार करने के लिए, वो सब घर में है। तो मैंने अपना घर से उठ करके अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। तो पहले तो ये बाई चॉइस था, और उसमें भी इस बात को प्रूव करती हैं चीजें कि बाई चॉइस कैसे था कि आप देखेंगे कि हर समाज से कुछ एक लोग मिल जाएंगे जो पूरे समाज को लीड कर रहे होंगे। उसमें सब होगा, उसमें लोहा कूटने वाला आदमी भी होगा, उसमें शिक्षा देने वाला भी आदमी होगा, उसमें शिक्षक भी होगा, उसमें पुजारी भी होगा, उसमें सैनिक भी होगा, सब होंगे, हर सेक्ट्स के लोग होंगे। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत कॉमन ह्यूमन फिनोमेना है कि हम अपनी औलाद का, मतलब हर कोई, हर इंसान, इवन पशु पक्षी यार, अपनी औलाद का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर दूं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। तो वो क्या बोलता है, अच्छा, जो टीचर था उसने बोला कि अच्छा ये तो नौकरी अच्छी है ना, ऐसा कर, तू कहां जाएगा, तू, मतलब मैं हटूंगा तो मैं किसी और को ये पोजीशन नहीं दूंगा, तू आजा, तू ही पोजीशन ले ले। सैनिक ने बोला अच्छा छोड़ना यार, ये पोजीशन किसी और को दे दूंगा, ये तो लाभान्वित करने वाली पोजीशन है, तू ही रह। तो जो बाय चॉइस था वो धीरे धीरे करके कंपल्सन बनता गया कि टीचर का बेटा टीचर बनेगा, सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा, लोहा कूटने वाले का बेटा लोहा कूटेगा, चर्म का काम करने वाले का बेटा चर्म का काम करेगा।
ये अब धीरे धीरे करके सोसाइटी में कंपल्सन हो गया। फिर क्या हुआ कि जिनका काम बोरिंग था, जिनका काम मेहनत कस का था, जिनका काम में मतलब मेहनत ज्यादा थी, उनको समस्याएं होने लगी कि भाई साहब, मेरे बाप ने लोहा कूटा, मेरे दादा ने लोहा कूटा, तो क्या मैं भी लोहा ही कूटूंगा? मेरा मन नहीं है कूटने का, मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। लेकिन अब वहां पे दिक्कत आ गई। किसको? जो शिक्षक है, जिसके दादा परदादा शिक्षक थे, अब उसकी कुर्सी पे खतरा है। और जो लोहा कूटने वाला है वो अब क्लेम कर रहा है कि भाई मैं भी शिक्षक बनूंगा, तुम ही क्यों बनोगे? अब वहां पे दिक्कत, अरे यार अब तो वो हो सकता है इनकम्पिटेंट हो, जो शिक्षक बनने बैठा है उसके आज के टाइम पे हो सकता है वो इनकम्पिटेंट हो, लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे बाप ने मेरा बाप दे के गए, मेरे दादा दे के गए, ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं पौराणिक वो है कि नहीं 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 नहीं, ये सब मेरा है, मेरे पुरखे दे के गए। नहीं, फिर वो खींचने लगा। तो एंड ऑफ द डे जो कास्टिज्म हुआ ना, ये कास्टिज्म नहीं था, एक तरह से परिवारवाद था। परिवारवाद आगे चल करके कास्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एक कुरीति, एक जहर जो करीब 1000 साल, 700 साल, 800 साल समाज में पनपा, फैला, पूरा विस्तार किया, समाज की लेनी देनी कर दी, तहस नहस कर दिया। एक इंसान को एक इंसान से अलग करना सिखा दिया। एक इंसान को सिखा दिया कि नहीं, वो मेरे घर में नहीं आ सकता, मेरे बर्तन में नहीं खा सकता, मेरे साथ नहीं बैठ सकता, मैं बैठूंगा तो उसको खड़ा हो जाना है। इतना ऊंचा नीची दीवारें खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर से जब भी समाज में एक बहुत बड़ा मतलब किसी को बहुत ज्यादा शोषित किया जाने लगता है, तो समाज के हर अंगों से यह बहुत नेचुरल है कि ऑटोमेटिक विद्रोह उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। और वो विद्रोह हर साइड से होता है। जो शोषित समाज होता है और जो शोषक समाज होता है, दोनों के साइड से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा विद्रोह, मुखर विद्रोह इन चीजों की, इन कुरीतियों के खिलाफ किया है। तो जिनको सो कॉल्ड शोषक समाज कहा जाता है, जिनको अग्रणी जातियां कहते हैं, उसमें से आए हुए लोग हैं। सावरकर को आज हम बहुत सारा गालियां देते हैं। सावरकर ने महाराष्ट्र में गालियां खाई पंडितों की कि नहीं भैया, वो दलित लोगों को उठा करके मंदिर लेकर के जाते थे, मंदिर में पूजा करते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ खाना खाते थे। तो इसके वजह से सावरकर को गालियां पड़ी। तो जब ऐसी मतलब किसी शोषण की पराकाष्ठा होती है, तो समाज के हर अंग से विद्रोह होता है। विद्रोह होने शुरू हुए, सोसाइटी फिर से हील करनी शुरू हुई, फिर से लोग आपस में जुड़ने लगे, फिर से ये दीवारें टूटने लगी, ये जाति की दीवारें, कि तुम लोग आकर के साथ में बैठने लगे, साथ में खाने लगे, साथ में हंसने गाने लगे। ये मैंने अपने जीवन काल में, ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि मैंने अपने जीवन काल के करीब 10-15 सालों में मैंने सोसाइटी को चेंज, 20 साल में सोसाइटी को चेंज होते हुए देखा है। वो विजिबिलिटी आई है कि हाँ, पहले जहां पर वो एक्सेप्टेंस एक होता है कि जबरदस्ती, कि हाँ अच्छा एक सोसाइटी ने विद्रोह किया, दूसरी सोसाइटी को मानना ही पड़ा, ऐसा एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि दूसरी सोसाइटी अपने आप मान जाती है कि नहीं नहीं यार, पीछे गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, अब हमको साथ में ही आना चाहिए। तो अब मैंने देखा है कि जो शोषक समाज है वो खुद मान रहा है कि उससे गलतियां, उनके पुरखों से, उनके दादा परदादाओं से ये इस तरह की गलतियां हुई हैं। और इस समाज को भी अच्छा लगने लगा था कि चलो हाँ यार, चलो ये बंदा मान रहा है ना, अब हम एक होते हैं, अब हम साथ बैठेंगे, अब हम सेम मंदिर में जाएंगे, सेम भगवान की पूजा करेंगे, सेम प्रसाद दोनों को मिलेगा, मैं भी इनके घर जा सकता हूं, ये भी मेरे घर आ सकते हैं। ऐसी सोसाइटी बिल्ड हो रही थी।
लेकिन होता क्या है ना कि जब बहुत सारी अच्छी चीजें होने लगती हैं तो हमारी ही सोसाइटी से खलनायक भी निकलते हैं। कैसे? आज के खलनायक कौन है? हमारे नेताजी लोग, जिनको चुल्ल रहती है, बहुत खतरनाक चुल्ल रहती है कि कुछ भी अच्छा हो रहा हो तो उसमें हम घुस करके उसमें मतलब ऐसा तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि उस चीज का बाबासीर बना देंगे। सोसाइटी हील कर रही थी, अब इन्होंने क्या किया, शुरू किया हर जगह, हर कास्ट को, सब कास्ट को, मतलब कास्ट में भी सब कास्ट को घुस करके जाके बताने लगे, अरे नहीं नहीं तुमको तो बहुत शोषित किए, तुम्हारे दादा को मारे हैं, और फिर इधर आके इनको भी बोलेंगे। दोनों साइड इनके मन में जहर भरेंगे इनके लिए, इनके मन में जाकर के जहर भरेंगे इनके लिए। अब क्या करो, तुम इनसे लड़ो, तुम उनसे लड़ो, तुम्हारा क्या फायदा है? कुछ नहीं। तुम्हारा क्या फायदा है? कुछ नहीं। फायदा किसका है? मेरा। मुझे वोट दे दो, तुम इकट्ठा होकर के पूरे परिवार का वोट मुझे दे दो, तुम इकट्ठा होकर के पूरे परिवार का वोट मुझे दे दो, आपस में कट मर जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता। मैं सरकार बना लिया, 5 साल के लिए अपना बढ़िया ठाट से 1000 करोड़ रुपया कमाऊंगा, 7 पीढ़ियों के लिए पैसा भर के जाऊंगा, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग आपस में कट मर जाओ। अब देखेंगे बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में हुआ पहले, अब देखिए पॉलिटिकल गेम, देखिए पॉलिटिकल एजेंडा कैसे सेट किया जाता है। पॉलिटिकल एजेंडा कैसे सेट किया जाता है कि पहले जो इंडियन सोसाइटी, जो सबसे पुरातन सोसाइटी है, जिसको अपन सनातन कहते हैं, हिंदू कहते हैं, बहुत सारे जातियों को जाकर के इन लोगों ने पता नहीं क्या कास्ट सेंसस, पता नहीं क्या जातीय जनगणना वगैरह सब कराया, सारी जातियों के दिमाग में भर दिया कि अरे तुम्हारे नंबर ज्यादा हैं, तुम्हारा अधिकार छीने पड़े हैं, ये लोग ये कर दिए वो कर दिए। इनको भी इधर जाकर के बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, दोनों साइड से। अब क्या हुआ कि वहां पे सारा ताना बाना टूट गया, सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं। यादव जी सोच रहे हैं मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, पंडित जी सोच रहे हैं मैं बहुत बलवान हूँ, पंडित जी भूमिहार जी लोग अपना बूता दिखा रहे हैं, 1 लाख 10 लाख लोगों को इकट्ठा करके यादव जी अपना बूता दिखा रहे हैं, पासवान जी अपना बूता उठा करके दिखा रहे हैं, ला करके लोगों को, सब इसी मसल पावर में लगे हैं। लेकिन हासिल इन सब से क्या हो रहा है? ये सब करके बिहार को हासिल क्या हो रहा है? बिहार में रोजगार के मौके उत्पन्न हो रहे हैं क्या? जिनके लोग ज्यादा हैं उनको ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं? नहीं मिल रही। क्या वो ज्यादा खुशहाल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो फिर एक दूसरे के लिए ये जहर हम क्यों रखें भाई? नेताजी लोगों से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको भलाई करनी है, हर होना चाहिए भाई। अगर कोई समाज आज भी दबा कुचला है तो उसको पूरी सोसाइटी लग करके जानी चाहिए, भाई साहब तू भी अपना भाई है यार। अगर मेरा कोई छोटा भाई कमजोर रह गया तो मेरा पूरा परिवार जाएगा ना, पूरा परिवार जाकर के उसकी हेल्प करेगा। भाई तू कैसे छूट गया यार? तू भी चल आगे ना। अगर पूरा परिवार आगे चला गया, तू अकेला छूट गया, चल तू भी आगे, पूरा परिवार हेल्प करेगा। तो पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन हम एक दूसरे को गाली थोड़ी देने लगेंगे, अरे तू नीचा है, तू छोटा है साला भाई, और छोटा वाला तुम लोग भागेगा ना छोड़ के। अरे ऐसे थोड़ी परिवार चलता है, सबको एकजुट होकर के चलना पड़ेगा। तो बिहार के लोगों को, देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि एक दूसरे को गाली देने से नहीं चलेगा काम। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। ये टाइम ग्लोबलाइजेशन का है। इस ग्लोबलाइजेशन के माहौल में, ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम आपस में ही कटते मरते लड़ते रहेंगे। हम विश्व से क्या घंटा लड़ेंगे? हम चाइना जैसी सुपर पावर से, जो रोज अपनी इकोनॉमी में
बूस्ट डालता है, उससे क्या घंटा लड़ेगा, क्योंकि हमको तो फुर्सत ही नहीं है। हम तो इसी में लगे पड़े हैं कि मैं पहलवान कि तुम पहलवान, तुम नीचे कि मैं ऊंचा, कि मैं ऊंचा कि तुम नीचे। अरे अगर जब तक हम इन चीजों से निकलेंगे नहीं, तब तक अगर हम यही चाहते हैं कि हमको इसी गलीच में पड़ा रहना है, हमको ऐसे ही सड़ते रहना है, फिर हमारी मर्जी भाई। किसी को अगर यही अच्छा लगता है कि वो उसी गंदगी में फैल के उसी गंदगी में जिएगा मरेगा, तो फिर कौन उसको ऊपर लेकर के जा सकता है, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों का, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल करना है, भविष्य सिक्योर करना है, सेफ करना है, तो आपको इन ईगोज से उठ करके, जिन लोगों ने ये अपर कास्ट के लिए भी एक बहुत मतलब एक सेल्फ असेसमेंट का टाइम है कि भाई साहब आपको मानना पड़ेगा कि आपके दादाओं परदादाओं से ये गलतियां हुई हैं, और आज के टाइम पे माफी मांगने में आपको कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अपने भाई जो आपके अगल बगल आसपास आकर के बैठता है, उससे माफी में, हाँ भाई मेरे दादा परदादाओं से गलती हुई है, चल छोड़, आ बैठते हैं साथ में विकास करेंगे, मैं भी करूंगा तू भी कर। और बिहार के नेताओं से बहुत एकदम से करबद्ध अनुरोध है, भाई साहब लोगों को लड़ाओ मत, लोगों को एक रखो, और फोकस करना है तो इंडस्ट्री पे फोकस करो, व्यवसाय पे फोकस करो। कैसे बिहार और पूरे देश के लोगों को, कैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात कैसे इंडिविजुअली एज ए स्टेट कैसे ग्रो करेंगे, और पूरा कंट्री कैसे ग्रो करेगी। तो भाई साहब मिलके रहो और आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाते हैं, सब मिलकर के आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।